नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं शीशलता यादव और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और भाजपा के राष्ट्रीय महिला मोर्चा उपाध्यक्ष पूजा कपिल बिजलीघर चौराहे पर विजन संस्थान की ओर से चलाए जा रहे फूड बॉक्स योजना के 2 वर्ष पूरे होने पर आयोजित हुए आभार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये राज्य का ऐसा पहला अभियान है जो जन सहयोग से जरूरतमंद लोगों को भरपेट भोजन उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी सेवा दे रहे सभी युवाओं की सराहना करते हुए कहा कि जीरो हंगर का लक्ष्य इस टीम ने पूरा किया है। परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से इस पुनीत कार्य में जुड़े सभी लोग बधाई के पात्र हैं। कार्यक्रम का समापन 5 वर्ष की बिटिया मीनू, जो किसी बीमारी के कारण अब इस दुनिया में नहीं है, को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पहली थाली मीनू की फोटो पर अर्पित कर भोजन वितरण करने की शुरुआत की गई। इस अवसर पर हिमांशु शर्मा, भुवन शर्मा, मूलचंद जांगीर, निर्मित यादव, चिंटू गुर्जर, गिरीश गुप्ता, ऋचा भारद्वाज, प्रशांत नधेड़िया सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। दिल की कोटि कोटि गहराइयों से मैं शुभकामनाएं दूंगी विजन संस्थान के हिमांशु जी और उनकी पूरी टीम को। जब देश का युवा इस तरह से उठता है तो देश एक अलग ही करवट ले रहा होता है। सामाजिक सरोकार के विषयों को जब सरकार से सस्ता खाना जब हमारे युवा लोग उनकी मजबूत टीम प्रोवाइड कराए, और सबसे बड़ी बात होती है जिस तरह की क्वालिटी का खाना ये संस्था प्रोवाइड करा रही है वो अपने आप में जैसे कहते हैं उसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकते। मैं अनंत शुभकामनाएं दूंगी और सब लोगों से आह्वान करूंगी विजन संस्था और इनके साथियों को आप हर शहर हर जगह में ऐसा उठना चाहिए, क्योंकि सामाजिक सरोकार के विषयों को जब समाज उठाता है तो सरकार उनसे प्रेरणा लेती है। निश्चय इस पूरे युवा वर्ग से, इस पूरी युवा विजन की टीम से बहुत सारे देश के युवा प्रेरणा लेंगे और वो भी अपने अपने जिलों में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने चौराहों पे, अपने अपने आसपास में उन जरूरतमंद लोगों तक भरपेट अच्छा भोजन, क्वालिटी का भोजन प्रोवाइड कराएंगे। इनको अतुलनीय, इनका अनक्रेडिबल ये वर्क है। इनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मैं बधाई देता हूँ विजन संस्थान को, इनसे जुड़े हुए सभी साथियों को जो अपने खुशी के मौके पे या अपनी नेक कमाई में से इसके अंदर सहयोग करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार 2 वर्षों से कोरोना के समय में यह अभियान शुरू हुआ था और आज लगभग 9 लाख से अधिक थाली यहाँ पे लोगों को वितरण की जा चुकी है। और दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो सरकार की जो योजना है, अशोक गहलोत जी की योजना है इंदिरा रसोई, जिसके अंदर 8 रुपए के अंदर भोजन मिलता है, तो ये उस योजना के साथ साथ ये योजना भी इस प्रकार की है कि यहाँ 1 रुपए में भोजन मिल रहा है। तो मैं तो बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ये कहना चाहूँगा इस प्रकार से जो एक विजन रखा है इस संस्थान ने, भाई हिमांशु जी ने, उनकी पूरी टीम ने, साथियों ने, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ये काबिले तारीफ काम है और इस प्रकार का अभियान जिसमें आमजन जुड़ जाए, उससे बढ़ के कोई काम नहीं हो सकता। सरकारें अलग अलग स्कीम चलाती हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग माहौल रहता है, लेकिन अगर जनमानस कोई चीज़ को ठान ले करने के लिए तो उससे बढ़ के कोई चीज़ हो नहीं सकती। ये मुहिम पूरे देश और दुनिया में चलनी चाहिए। इंदिरा रसोई भी पास में, विजन पे उतनी ही संख्या में लोग ज़्यादा आते हैं। क्या सरकार इसमें कोई और बदलाव करेगी इंदिरा रसोई को बढ़ाने के लिए? देखिए, इंदिरा रसोई में कोई भीड़ कम नहीं है। जितना टारगेट था उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे भी भोजन कर रहे हैं। और ये जो लोकेशन जो है, ये लोकेशन प्राइम लोकेशन है। यहाँ एक प्रकार से हॉस्पिटल भी नज़दीक है और जो चौराहा है जहाँ मजदूर लोग भी आते हैं वो जगह है। तो इससे भी यहाँ का मैं समझता हूँ एक ज़्यादा लोग आते हैं और हमें कोई तुलना नहीं करनी। दोनों ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। ये मुहिम 5 आटों के गट्टों से लेकर और आज अपने 2 साल पूरे कर रही है और कभी सोचा नहीं था ये इतनी बड़ी हो पाएगी मुहिम, लेकिन समय बीतता गया, लोग जुड़ते गए और इतना ज़्यादा सहयोग मिला, इतना ज़्यादा लोगों को सहयोग मिला कि कब संख्या एक समय पे 100-150 से बढ़कर 400-500 तक भी आ गई और उनके भी इंतजाम होने लगा। अभी 9.5 लाख के करीब लोगों को अपन खाना खिला चुके हैं और ये सभी का सभी जन सहयोग से हुआ है। चाहे सरकारी एग्ज़ाम हो या कोई प्रशासन का कोई बड़ा कार्यक्रम, उसमें भी खाने के जो व्यवस्था है वो अपन करवाते हैं। आपकी कोर टीम में कितने सदस्य हैं और किस तरह आपने कार्य को बांटा हुआ है? 16 से 17 लोगों को अपन ने मतलब कार्य को बांटा हुआ है और जो अलग अलग जगह पर रह के और अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हैं। कुछ राशन की व्यवस्थाओं में, कुछ PR टीम में है, कुछ यहाँ की व्यवस्थाओं में है और कुछ राशन की व्यवस्था करते हैं। इस तरीके से सारी व्यवस्था चलती है। जिले में अवांछित और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस द्वारा दबिश और छापेमारी अभियान में 376 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस अभियान के तहत 64 वारंट गिरफ्तार किए गए। इस कार्रवाई में जिले के 600 पुलिसकर्मियों की 70 टीमों ने 445 जगह पर दबिश देकर छापेमार कार्रवाई की।
इस कार्यवाही में 93 माइनर एक्ट प्रकरण पंजीबद्ध किए गए और 40,000 लीटर वॉश नष्ट की गई। इसके अलावा शांति भंग में 46 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में ऐसे सक्रिय अपराधी जो अवांछित गतिविधियों में लिप्त हैं और क्षेत्र में भय पैदा करते हैं, ऐसे हार्डकोर अपराधियों, स्थायी वारंटी, भगोड़े, इनामी अपराधी, सीआरपीसी में वांछित हिस्ट्री शीटर मुकदमों में वांछित मादक पदार्थों, अवैध हथियार, अवैध शराब की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गतिविधियों पर लगाम लगाने व सख्त कानूनी कार्रवाई कर सघन तलाशी लेकर दबिश और छापेमारी की कार्रवाई की गई। ये कार्यवाही सुव्यवस्थित और गोपनीय तरीके से की गई थी ताकि अपराधी एक दूसरे को सतर्क नहीं कर सके और सूचना लीक न हो सके। अपराधियों के ठिकाने पर दबिश देकर कार्रवाई के फलस्वरूप सक्रिय अपराधी जो अवांछित गतिविधियों में लिप्त रहते हैं को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, कल जो श्रीमान डीजीपी साहब के निर्देशन में क्राइम ब्रांच के द्वारा अभियान चलाया गया, वो पूरे राजस्थान में चलाया गया और अलवर ज़िले में भी चला, जिसमें हमने पहले कुछ टारगेट्स और कुछ जगह जो है हमने चिन्हित करी और उसके बाद अल सुबह पुलिस की अलग अलग टीमों ने वहाँ पर दबिश दी। इस पूरी कार्रवाई में हमने कुल 376 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से 33 ऐसे लोग थे जो जघन्य अपराधों में वांछित थे, 93 ऐसे लोग थे जिनके पास कुछ अवैध शराब, हथियार या नारकोटिक सब्सटेंसेस मिला जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, 64 जो वारंटी हैं वो पकड़े गए, 140 लोग जो पाबंदी की धाराएं हैं विभिन्न उनमें गिरफ्तार किए गए और 46 ऐसे लोग थे जो माइनर ऑफेंसेस में वांटेड थे, उनको गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त कल की दबिश में जो हथकड़ शराब बनने वाला बेल्ट है रामगढ़ और आपके गोविंदगढ़ वाला रूपा रेल के नदी के आसपास, वहाँ पर भी दबिश दी गई और करीब 40,000 लीटर जो वाश है वो पुलिस के द्वारा नष्ट किया गया। नौगावा थाना क्षेत्र अंतर्गत नौगावा कस्बे में जमीन पर बने मंदिर के विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष के 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं अन्य घायलों को नौगावा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायलों की स्थिति बिगड़ते देख उन्हें अलवर रेफर कर दिया। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार पुश्तैनी जमीन पर बने मंदिर को लेकर गाँव के ही लोगों से कोर्ट में केस चल रहा था। दूसरे पक्ष के लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से एक राय होकर नैनी सैनी सहित परिवार के 15 से 20 लोगों ने लाठी, डंडों, फरसी और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें 45 वर्षीय मंगतू, 50 वर्षीय वीर जी की मौत हो गई। वहीं राजेंद्र, रघुवीर, लालचंद, शांति, मथुरी, पप्पी, बहादुर और खमानी का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से कोर्ट में मुकदमा भी दायर किया हुआ है। वहीं पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि नौगांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक ही समाज के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिनमें 13 लोगों के घायल होने की सूचना है, जिनमें से 4 जनों को अलवर रेफर किया गया है। इनमें से 2 की मौत हो गई है। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस फोर्स भेजी गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जगह जगह दबिश दी जा रही है। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलवर से अतिरिक्त फोर्स भेजी गई है। जमीन का विवाद था, उस पर झगड़ा हुआ था। हमारे 8-10 आदमी खड़े थे, वो एकदम आए लाठी, फरसी, तलवार लेके और उनने एकदम वार किया, तो 2 आदमियों का हमारा वहीं एक्सपायर हो गया। 2 आदमी वहीं। क्या क्या नाम जो एक्सपायर हुए? एक का नाम ब्रजेश है और एक का नाम है मंगतू। ब्रजेश और मंगतू। हाँ जी, मौका पे ही एक्सपायर हो गए। सामने वाले कौन लोग थे? सामने वाले थे ये घीसा मवासी का। घीसा मवासी। हाँ जी। विरोध क्या था ये? जमीन का विवाद। जमीन पे क्या कोई मंदिर वगैरह बना था क्या? मंदिर बना था हमारा बुजुर्ग का। बुजुर्ग हमारा जमीन, कुछ जमीन उनको दे गया था और इसमें जमीन बकाई रही थी, तो उसका मंदिर था। मंदिर और बरकरार समाधि इन्होंने लॉकडाउन में वो तोड़ दी। हमारे केसबाजी चल रहे हैं, आज भी 4 जगह केस चल रहे हैं और अब बीच में इनने मतलब आके नहीं ये घटना कर दी। किस हथियार से हमला किया था? है जी, किस हथियार से हमले किए होंगे? लाठी, फरसी, बल्लम, तलवार, बंदूक भी एक आदमी। तो जो घायल हुए क्या क्या नाम है उनके? घायल हुए जो मतलब एक रघुवीर है और एक बहादुर है और कौन है? हमानी है, मिर्ची है। ये एक ही परिवार के लोग हैं? हाँ, एक लेडीज है, मथुरी है और कौन पप्पी है लेडीज। जिला अस्पताल किन किन को लाया गया है? अभी अस्पताल सारे आ जाएंगे, यहाँ ही वो पीछे आ रहे हैं। नौगांव से रेफर है? नौगांव से रेफर है। पुलिस आ गई थी मौके पर? है जी, पुलिस आ गई थी मौके पर? मौके पर नहीं कह सके, पुलिस आई नहीं था, पुलिस नहीं आई।
घटना कुछ नहीं, एक जमीन का मतलब में मारपीट हो गई इसमें। अच्छा, कितने लोगों ने हमला किया मतलब? ऐसी 15-20 आदमी थे वो कम से कम। कितने लोग घायल आए हैं? घायल है 6-7 आदमी है। 6-7 है। यहाँ पे कितने आए? यहाँ पर एक ही आया है, और बाकी 5 कहाँ पे? बाकी 9 गाँव में। 2 गाँव में। अभी यहाँ पे आ रहे हैं, वही भर्ती हैं? वहाँ पर यूँ, यहाँ पर तो एक कोई है। क्या क्या नाम है उनके? उनका नाम है, एक का नाम राजेंद्र है, एक का नाम लालचंद है और एक का नाम मिर्ची है और एक जनानी है, उसका नाम है शांति नाम है उसका, अम्मा जी का। और जिसने मारपीट की है वो गाँव के ही है? हाँ, गांव के ही वो। क्या क्या नाम है उनके? उनका नाम नहीं पता मुझे, देखो जी। वो 15-20 लोग थे? नहीं, पंजाबी नहीं, वो भी सैनी है, हम भी सैनी है। 15-20 लोग थे वो। जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ है। 2 गाँव में कौन से गाँव का हुआ है? 9 गाँव में दिल्ली रोड पर हुआ है। दिल्ली रोड पर। देखिए, नौगावा थाना क्षेत्र में ज़मीन के विवाद को लेकर के एक ही समाज के 2 पक्षों में झगड़ा हुआ और उस झगड़े में दोनों साइड से लोग इंजर्ड हुए। कुल अब तक जो जानकारी मिली है 13 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 4 को अलवर रेफ़र किया था। उन 4 में से 2 लोगों को की डेथ हुई है। अभी पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जो भीड़ इकट्ठी थी उसको अभी हटा दिया गया है और जो इसमें आक्रामक हैं और जिन्होंने अपराध कारित किया है उनको पकड़ने के लिए धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है और आगे जैसे भी जो विधिक कार्रवाई होती है वो सब अमल में लाई जाएगी। एनईबी थाना क्षेत्र में खुदनपुरी के निकट जाट कॉलोनी में दुकान का ताला तोड़कर चोर 65,000 रुपए की नकदी और 2,000 रुपए की सिगरेट चोरी कर ले गए। चोरों से ताला नहीं टूटा तो वे कुंडी तोड़कर दुकान में घुसे। चोर सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी ले गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। खुदनपुरी जाट कॉलोनी निवासी सुंदरलाल पुत्र हजारी लाल ने पुलिस को चोरी की रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के अनुसार 24 जून की रात को उसकी दुकान में चोरी हो गई। रात करीब 10 बजे दुकान बंद कर वह घर गया था। सुबह जल्दी दूध आने के कारण 4:30 बजे के आसपास वह वापस दुकान पर आया तो दुकान के ताले टूटे मिले। इसके बाद दुकान के अंदर देखा तो गल्ला भी टूटा था। गले में रखे 65,000 रुपए चोरी हो गए। इसके अलावा करीब 2,000 रुपए की सिगरेट चोरी हो गई। इस मामले की सूचना पुलिस को उसी दिन दी गई। पुलिस सीसीटीवी सहित अन्य आधारों पर चोरों की तलाश में जुटी है, लेकिन अभी चोरों का सुराग नहीं लगा सकी। हम रात को 10:30 बजे से दुकान बढ़ा के नहीं चले गए थे। सुबह जब दूध के लिए आए, दूध के लिए दुकान खोली थी सुबह करीब 4:30 पौने 5 बजे, तो देखा यहाँ के नहीं कि लॉक टूटा हुआ था गेट का। अब लॉक तो उनसे टूटा नहीं, कुंडी तोड़ दी थी मरोड़ के नहीं, और भीतर कैश धरा था करीब 65,000 रुपये का, जो 2 दिन का क्या है पेमेंट, अमूल का पेमेंट भी बच रहा था हमारे पास में, और क्या नाम से आटे वाटे की कलम थी जो देनी थी, वो सारा कैश यहाँ से निकाल ले गए। और कोई और एक क्या नाम से इसकी कैमरे की जो हार्ड डिस्क थी वो ले DVR उसको भी ले गए थे, और करीब 1,500-2,000 रुपये की सिगरेट भी उठा के ले गए थे यहाँ से। किसी पे कोई शक वगैरह? शक तो साहब बाहर का तो कोई आएगा नहीं, है यहीं के आसपास के ही देखो, क्योंकि लगभग कितने बजे का मामला है? ये लगभग करीब ना तो 2:15 और 3 के बीच का मामला है। 2:15। हाँ, और इसकी बगल के कैमरे में फुटेज भी आई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर देर रात एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मिली जानकारी के अनुसार एक स्विफ्ट डिजायर कार ने सड़क किनारे खड़ी एर्टिगा कार को टक्कर मार दी। इस घटना में 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घायल के परिजन दिल्ली निवासी बबलू ने बताया कि वे लोग भरतपुर घूमने के लिए आए थे। भरतपुर से अपने निवास दिल्ली स्थित राजौरी गार्डन जा रहे थे। इस दौरान दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हाईवे पर हरियाणा में आते ही उनका पेट्रोल खत्म हो गया। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर को कॉल किया। हेल्पलाइन नंबर के कर्मी मौके पर पहुंचे। हेल्पलाइन कर्मी उनसे पैसे लेकर पेट्रोल लाने चले गए। इसके कुछ देर बाद ही पीछे से तेज गति में आ रही एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी ने उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी। स्विफ्ट डिजायर कार का चालक नींद में बताया जा रहा है, जिसे मौके पर पकड़ लिया गया। फिलहाल 5 घायलों का अलवर के जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पवन, कृष्णपाल, खुशबू, क्रांति और नितेश को प्राथमिक उपचार दिया गया। वहीं इस घटना में 3 लोगों को अंदरूनी चोटें आई हैं, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। गाड़ी मुंबई एक्सप्रेस पे साइड में खड़ी हुई थी, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था। हमने फ़ोन किया था हेल्पलाइन नंबर पे, वो लोग आए थे, उनको हमने पैसे दिए पेट्रोल लाने के लिए, पेट्रोल लेके आए थे। इतनी देर में पीछे एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आ रही थी, हमने पीछे से ठोक दी। फिर जैसे करके वहाँ पे जो भी हेल्पलाइन वाले थे उन्होंने जैसे भी करके एम्बुलेंस बुला के लोगों को हॉस्पिटल भिजवा दिया। कितने लोग घायल हुए हैं?
5 लोग आए। युवरानी महिंद्रा कुमारी की पुण्यतिथि के अवसर पर युवरानी एथलेटिक्स समिति द्वारा देहरादून के परेड ग्राउंड में 2 दिवसीय 18वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया। इस प्रतियोगिता का सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, अलवर जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर और देहरादून के पूर्व विधायक सूर्यकांत ने उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता में देश के सभी राज्यों से 5 वर्ष से 105 वर्ष तक के खिलाड़ियों ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता जीत को सागवान के सानिध्य में महेंद्र कुमारी के जन्म दिवस और पुण्यतिथि पर आयोजित की जाती है। इस बार देहरादून में आयोजित हो रही है। इस प्रतियोगिता की खास बात यह रही कि यहाँ श्रीलंका से आए खिलाड़ियों ने भी भाग लिया। सभी खिलाड़ियों के लिए खाने और रहने की व्यवस्था समिति द्वारा की गई है। प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। जीत कौर सागवान ने बताया कि फरवरी माह में युवरानी महेंद्र कुमारी के जन्मदिन के अवसर पर और जून माह में उनकी पुण्य स्मृति पर यह प्रतियोगिता काफी वर्षों से आयोजित की जा रही है। छोटे स्तर पर इस प्रतियोगिता की शुरुआत की गई थी, जो आज अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता बन चुकी है, क्योंकि इस बार श्रीलंका से आए खिलाड़ियों ने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। और सागवान, आज मैं यहाँ से देहरादून से बोल रही हूँ। देहरादून जी की पुण्यतिथि हमने खेल के रूप में मनाई है, जिसके मुख्य अतिथि हमारे माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी मुख्य अतिथि थे। 10 बजे इसका उद्घाटन हुआ था। दो दिन की हमारी 26 और 27 तारीख को कल हमारी 2 बजे इसका समापन हो जाएगा। आज 26 तारीख को इसका उद्घाटन हुआ है और सुबह हमारे 6 बजे मॉर्निंग वॉक चालू हो गई थी। 200 मीटर की रेसें चालू हो गई थी और अब 400 मीटर की रेसें चल रही हैं। जेवलिंग हो गई है, ये इधर आपको देख रहे हो आप। डिस्कस थ्रो चल रही है, फिर लॉन्ग जंप होएगा, ट्रिपल जंप होएगा, हमर होएगा, 5 किलोमीटर की रेस होएंगी। तो ये हमारे खेल का आयोजन इस हिसाब से करते हैं। इस बार बाहर से भी खिलाड़ी आए हैं। इस बार हमारे बाहर से खिलाड़ी आए। ओपन नेशनल तो हमारा था ही था, अब का हमारा ये इंटरनेशनल गेम हुआ है। अब का हमारा श्रीलंका से भी खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जो अभी मार्च पास कराया था भंवर साहब ने देखा था। श्रीलंका का झंडा भी हमारे यहाँ ले रहे हैं, बाहर के भी खिलाड़ी आए। तो अब ये नेशनल नहीं रहा, अब हमारा ये गेम ओपन नेशनल तो था ही था, अब ये हमारे इंटरनेशनल गेम हो गया है। इसी तरीके से हर तरीके से जो खिलाड़ी हमारे बढ़ते जाएंगे। 20 स्टेट में हमारे यहाँ खिलाड़ियों ने भाग लिया है, खूब बढ़ चढ़ के अवार्ड किए हैं। 200 से ऊपर महिलाओं ने भाग लिया है, बाकी जो आदमी हैं 1400 करीब हमारे यहाँ खिलाड़ियों ने भाग लिया है। नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 20 में बने सीमेंट रोड को तोड़े हुए करीब 4 दिन से अधिक का समय हो गया। अब नगर परिषद इसे बनाने को लेकर लापरवाही बरत रही है। टूटी पड़ी सड़क के कारण लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को दूसरे रोड से आना जाना पड़ रहा है। रोड के किनारे नाली जाम होने से जगह जगह जल भराव की स्थिति बन रही है। नाली के अभाव में जल निकासी की स्थिति जस की तस बनी हुई है। वहीं मुख्य रास्ता होने के कारण आए दिन लोगों के गिरने से हादसे हो रही हैं। पानी का निकास नहीं होने के कारण कई दिनों से लोगों के वाहन घरों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। यहाँ 3 दिन पूर्व एक बुजुर्ग महिला के गिरने से उसके सिर और पैर में चोटें आई थी। गौरतलब है कि रिश्वत के मामले में निलंबित होने के बाद वार्ड का कोई धनी धोरी नहीं रहा। इसके चलते वार्ड में न तो नियमित रूप से साफ सफाई हो रही है और न ही पेयजल की सप्लाई। यहाँ लगी अधिकांश रोड लाइटें भी खराब है। स्थानीय लोगों द्वारा जिला प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। 3-4 दिन से रोड फोड़ के पटक रखी है और नगर परिषद के वहाँ से कोई आ नहीं रहा। ठेकेदार 3-4 दिन से ट्रैक्टर लेकर एक दिन तो आया था, दूसरे दिन कोई पता नहीं उनका। उन्होंने कहा हम छुट्टी पे, और हमारे बूढ़े बड़ों के कई के पैर में लग गई, हाथ में लग गई, बच्चों के लग गई, कई के। हमें बहुत परेशानी हो रही है। नगर परिषद में कोई वही नहीं कर रहा है, यहाँ से आने जाने के लिए परेशानी हो रही है। तो आप यहाँ से आ रहे हो जा रहे हो तो किस तरह की परेशानी आप? भैया आने जाने में सबको परेशानी, बच्चों को भी है, बड़ों को भी। हम सब पूजा वूजा करने जाते थे, हमको सबको मंदिर में जाने की दिक्कत हो रही है। लग भी गई एक दो उनके लगी भी गई, बूढ़ी अम्मा के भी लग गई है, और हमारे साथ में एक चाची जिनके भी लग गई है, एक बच्चा के पैर में लग गई है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमको आने जाने के लिए। तो तुरंत उठाना चाहिए। हाँ, तुरंत उठाना चाहिए। अभी बताओ 4-4 दिन पड़ा रहता है, इसलिए तो फोड़ते ही नहीं इनको। फिर जब उठाना ही नहीं था तो सड़क फोड़ी क्यों थी भाई? फोड़ी तो इसको सड़क उठाओ यहाँ से। फिर ये कोई सुनी गली थोड़ी भाई, यहाँ कोई रहता नहीं हो। यहाँ तो सब परिवार वाले लोग रहते हैं, बच्चे भी है, सबके छोटे बड़े बूढ़े बड़े बुजुर्ग भी आदमी है सारे यहाँ। घरों से वाहन भी नहीं निकाल पा रहे। सारे वाहन रोड पे खड़े हैं भैया, एक भी यहाँ घर नहीं आ रहा। 4-4 दिन से बाहर वाले कौन किसी घर खड़े करेगा गाड़ियों को? चोरी भी होने के डर। हाँ, चोरी क्या, वो सामान चोरी हो गया हमारे वहाँ से गाड़ियों में से। वार्ड संख्या 20 लादियाबाग कुआ वाली गली में ये दृश्य है जो आप देख रहे हैं, और ये नगर परिषद के जो ठेकेदार की लापरवाही है उसका नतीजा है कि यहाँ पर बुजुर्ग महिलाओं के चोटें लग चुकी हैं। सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, काफ़ी उनको परेशानी हो रही है। और
कई बुजुर्ग घायल हो चुके हैं। नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों को कल शाम से ही मैं अवगत करा चुका हूं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आज उठ जाएगा, लेकिन आज भी वही स्थिति ढाक के 3 पात बनी हुई हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है और आप जिस तरह से देख रहे हैं, सबको घरों से निकलना भी दुर्भर हो रहा है। किसी के साथ अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए या किसी को हॉस्पिटल जाना हो या किसी को घर से बाहर निकलना हो, महिला है चाहे बेटी है, वो किस प्रकार से निकलेगी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे ठेकेदार के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। वाहन भी नहीं निकल पा रहे लोगों के। वाहन तो क्या, आप ये देखिए पैदल भी नहीं जा पा रहे हैं लोग बाग। जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाना भी दुर्भर हो गया है। हम नगर परिषद के वार्ड संख्या 20 में है, जहाँ की जनता को आज सुनवाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि पार्षद निलंबित चल रही है और लोग बाग चाहे सफाई हो चाहे रोड लाइट हो, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जिस तरह से परेशान थे उसी तरह दोबारा और परेशान। बच्चों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। स्कूल जाने वाले बच्चों को काफ़ी परेशानी नहीं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर पास में एक नज़दीक में स्कूल है जहाँ पर सुबह सुबह छोटे छोटे बच्चे अपनी माता पिता के साथ जाते हैं। लेकिन स्थिति ये है कि वो कई तो बच्चों की चोट भी लग चुकी है और कई गिर भी चुके हैं। जल्द से जल्द नगर परिषद के जिम्मेदार कर्मचारियों से निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के कि ये पीड़ा सार्वजनिक है, कोई व्यक्ति विशेष की नहीं है, इसे तुरंत समाधान कराया जाए। अगर 1-2 दिन में नहीं किया गया समाधान तो देखिए, क्या रुक रहेगा? अगर जैसा कि नगर परिषद के अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं कि 1-2 दिन में से ठीक करवा देंगे तो ठीक है, वरना सभी जनता की राय लेकर, सभी मोहल्ले वासियों की राय लेकर जो भी लोग बाग कहेंगे उनके साथ जाके नगर परिषद के अधिकारियों से निवेदन करेंगे, या जो भी हमें करना होगा वो हम करेंगे, लेकिन इस चीज़ को ठीक कराया जाए। दिल्ली और जयपुर के बीच में होने से अलवर पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पर कई ऐसे स्थल हैं जो पर्यटन के रूप में विकसित हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए पर्यटन विभाग को भी अपनी भागीदारी निभानी होगी। अलवर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित सिलीसेट झील पर पर्यटक दूर दूर से आते हैं। यहाँ की खूबसूरती भी यहाँ आने वाले लोगों को खूब लुभाती है। यहाँ का विशेष आकर्षण बोटिंग है, लेकिन अभी तक टेंडर नहीं होने के कारण बोटिंग का लुत्फ उठाने के लिए आने वाले पर्यटकों को मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। यहाँ पर्यटकों का कहना है कि विभाग को एक सूचना बोर्ड लगाना चाहिए, जिससे आने वाले पर्यटकों को बोटिंग होने या नहीं होने की सटीक जानकारी मिल सके। अभी झील तक जाने के लिए पर्यटकों से 100 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क वसूल किया जा रहा है। वीकेंड के चलते पर्यटक सिलीसेट झील पर एंजॉय करने के लिए आते हैं। सोमवार सुबह से ही बारिश के चलते मौसम सुहावना रहा, लोग सिलीसेट झील पहुंचे, लेकिन यहां बोटिंग की सुविधा नहीं होने के कारण उन्हें एक बार फिर निराशा ही हाथ लगी। सिलीसेट घूमने आए गुड़गांव निवासी पर्यटक अरुण ने बताया कि वे बोटिंग का आनंद लेने अलवर आए थे। एंट्री गेट पर उन्होंने 200 रुपये का शुल्क कटाया, लेकिन झील पर आने के बाद पता लगा कि यहाँ अप्रैल से ही पर्यटकों के लिए बोटिंग उपलब्ध नहीं है। अरुण का कहना था कि पर्यटन विभाग को इसमें अपनी भागीदारी निभाते हुए पर्यटकों को पहले ही एंट्री पर बोर्ड लगाकर सूचित किया जाना चाहिए। हालांकि अरावली पर्वतमालाओं के बीच बसे होने से सिलीसेट झील अपने आप में एक दर्शनीय स्थल भी है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को प्रकृति से जुड़ाव महसूस होता है। अलवर शहर की नन्ही पर्यटक तान्या ने बताया कि वे यहाँ अपने परिवार के साथ आई हैं। यहाँ आकर सभी ने खूब एंजॉय किया है, लेकिन बोटिंग में नहीं बैठने से निराश हैं। वहीं अन्य पर्यटकों का भी यही कहना रहा। गौरतलब है कि सिलीसेट झील में अप्रैल से ही पर्यटकों के लिए बोटिंग बंद है। इसके लिए कुछ समय पहले ही टेंडर हुए। बोटिंग के टेंडर जल्द खुले तो इससे पर्यटन विभाग को भी आय मिलेगी। अभी बोटिंग बंद होने के कारण सिलीसेट की आय और राजस्व पर भी असर पड़ रहा है। प्रशासन की यहाँ पर बहुत ज़्यादा लापरवाही है। प्रशासन का यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। जैसे यहाँ पर पहले पड़ा हुआ था खंडर टाइप से, आज भी वही पड़ा हुआ है। कहीं भी प्रशासन देखता नहीं है इस चीज़ को, जबकि ये बहुत अहम चीज़ है अलवर डिस्ट्रिक्ट के लिए। काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट जोन बन सकता है, जिससे गवर्नमेंट को, आम पब्लिक को बहुत इनकम हो सकती है। आज मौसम को देखकर हमने सोचा कि घूमने जाया जाए, तो हमें सिलीसेट का व्यू ऐसे भी काफ़ी अच्छा लगता है। हम लोकल ही हैं अलवर से ही, तो इसलिए हमने सोचा कि सबको लेकर जाया जाए। मैं इतनी दूर आया, मैंने कहा कि बोटिंग करेंगे, सब कुछ नज़ारा देखेंगे। 200 रुपये टिकट भी करवाई पार्किंग के लिए, 2 बंदों के 100 रुपये लेते हैं। उसके बाद ही मैं बड़ा निराश हुआ। यहाँ पता चली बोटिंग ही बंद है, नहीं तो सीधा वहीं पे ही जहाँ पे एंट्री हो रही है गाड़ियों की, जो पर्यटक आ रहे हैं वहाँ पे एक बड़ा बोर्ड लगा दें कि जी बोटिंग अभी बंद है कुछ समय के लिए, बारिश की वजह से या किसी वजह से, या तालाब की सफाई चल रही है कुछ, तो उससे पर्यटक उल्टा उसको पता चले और वो आगे निराश। हाँ, हम यहाँ बोटिंग करने आए थे, बट हम लोग बहुत सैड हुए जब हमने देखा यहाँ बोटिंग नहीं है, बट इट्स ओके, यहाँ का व्यू तब भी बहुत अच्छा है। जन जन के आराध्य भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 27 जून को निकलेगी। इस दौरान मंदिर प्रांगण में अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने को लेकर भक्तगण भगवान के सम्मुख नारियल बांधकर मंदिर में
मन्नतें मांग रहे हैं। वहीं श्रद्धालु मन्नतें पूरी होने पर फिर से भगवान जगन्नाथ के पास आना नहीं भूलते हैं। मेले के दौरान इस मंदिर की रौनक और अधिक बढ़ जाती है। पूजा अर्चना और नारियल बांधने वाले श्रद्धालुओं का यहाँ दिन भर तांता लगा रहता है। मंदिर के महंत पुष्पेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि 27 तारीख को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में सवार होकर सुभाष मंदिर से रूपबास के लिए प्रस्थान करेंगे। मेले की तैयारियों और मंदिर प्रांगण में होने वाले उत्सव 16 जून से ही प्रारंभ हो गए हैं। यूं तो भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में साल भर अपनी मनोकामनाओं को लेकर नारियल बांधा जाता है, लेकिन लोगों की आस्था है कि मेले के दौरान भगवान जगन्नाथ स्वयं मंदिर प्रांगण में मौजूद रहकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते और भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र ही पूर्ण करते हैं। मेले के समय यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था काफी चुस्त और दुरुस्त रहती है। इस दौरान यहाँ अनेक उत्सवों का आयोजन किया जाता है। आज दिन भर श्रद्धालुओं का जो मनोकामना के नारियल थे वो सुबह से ही बन रहे हैं और श्रद्धालुओं का तांता बंधा हुआ है। जो बच्चों की शादी में विघ्न हो रही है वो आ रहे हैं, या जिनके बिजनेस नहीं चल रहे हैं वो आ रहे हैं, या इसके अलावा जिनके संतान नहीं हो रही है या किसी भी तरह की परेशानी है वो जगन्नाथ जी के मंदिर में आके नारियल बांध के अपनी मनोकामना की कामना करते हैं। क्योंकि जगन्नाथ जी अनाथों के नाथ है। जगन्नाथ जी इतने कृपालु है कि जो सहज दिल से इनसे कोई भी कोई चीज़ मांगता है तो उसको ये प्रदान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अलवर में जो इतने टाइम से लोग बाग इंतजार करते हैं कि भाई मेले आएगा, और जगन्नाथ जी के मेले के बाद जैसे ही वरमाला महोत्सव होता है ये होते हैं, उसके बाद कंगन डोरे बांधना ये हमारे प्रचलन में है। श्री एकलिंग महादेव की अनुकंपा से मानव सेवा समिति द्वारा 12 जुलाई से 18 जुलाई तक शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियां संस्था द्वारा जोरों से की जा रही हैं। ये कथा जेल चौराहे के समीप स्थित विजयनगर मैदान में व्यास प्रदीप मिश्रा जी के श्रीमुख से सुनाई जाएगी। इससे पूर्व 11 जुलाई को एक विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यह कलश यात्रा सुबह 7:30 बजे मन्निकाबाड़ी स्थित एकलिंग महादेव मंदिर से शुरू होकर शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए भगत सिंह चौराहे से होते हुए विजयनगर मैदान पहुंचेगी। इस कलश यात्रा में करीब 4000 महिलाएं भाग लेंगी। समिति अध्यक्ष प्रमोद कुमार विजय ने बताया कि अलवर में पहली बार प्रसिद्ध कथावाचक व्यास प्रदीप मिश्रा के द्वारा कथा सुनाई जा रही है, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। यह कथा श्री एकलिंग महादेव मंदिर की कृपा से आयोजित की जा रही है, इसलिए उन्होंने जिले वासियों से आग्रह किया है कि इस कथा में भाग लेकर पुण्य लाभ कमाएं। आज जो सावन का पवित्र मास है उसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखार बिंद से शिव महापुराण कथा का आयोजन अलवर की पावन धरती पर 12 जुलाई 2023 से 18 जुलाई 2023 तक होने जा रहा है। उसके लिए पूरे जिले में शिव रथ का आज हम प्रारंभ कर रहे हैं, जो अलवर जिले में सब लोगों को निमंत्रण देने जाएगा कि सब लोग कथा सुनने आए। और 11 तारीख को जो कलश यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं मन्नी के पड़ से प्रातः 7:30 बजे, उसमें भी सबसे निवेदन और आह्वान कर रहा हूं कि आप सब पधारें, परिवार के साथ पधारें और इस बड़े यज्ञ में सभी से निवेदन करता हूं कि एक एक आहुति अवश्य दे। अलवर के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि भगवान भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा का आयोजन जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री प्रदीप मिश्रा जी उनके श्रीमुख से होगा। श्री संत भारतीय सामाजिक सेवा संस्थान कृत संकल्पित है अलवर को धर्म नगरी बनाने में। इसी क्रम में आज एकलिंग महादेव मंदिर से एक शिव रथ पूरे जिले भर में जन जागरण के लिए जगह जगह गांव-गांव ढाणी-ढाणी तहसील जाएगा। लोगों को इस बात के लिए जागरूक भी करेगा कि अलवर में एक बहुत बड़ा आयोजन जो अब से पहले कभी नहीं हुआ है वो अब होने के लिए जा रहा है। हमारे यहाँ से हमारे स्वयंसेवक कार्यकर्ता बंधु इस रथ के साथ गांव-गांव में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, महंत पुजारियों से धार्मिक स्थानों पर जाकर हमारी धर्म की आस्था के केंद्रों पर जाकर सबसे मिलेंगे, उनको आमंत्रण निमंत्रण देंगे, पीले चावल उनको देंगे ताकि वो कथा में और कलश यात्रा में आकर इसकी भव्यता को भी बढ़ा सकें और इससे एक जिले भर में सकारात्मक जो धार्मिक वातावरण बनेगा वो निश्चित रूप से हमारे धार्मिक सौहार्द को बढ़ाने में बहुत सहयोगी होगा। श्री संत भारतीय सामाजिक सेवा संस्थान इसके लिए कृत संकल्पित है। जेल कार्मिकों की ओर से वेतनमान विसंगतियों के विरोध में 6वें दिन मेज का बहिष्कार और अन्य त्याग जारी रहा। जेल कार्मिकों ने जेल परिसर में धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। अन्य त्याग के चलते अब तक 23 जेल कार्मिकों की तबियत खराब हो चुकी है, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां सभी कार्मिकों का उपचार जारी है। रविवार को 17 जेल कार्मिकों की तबियत बिगड़ने लगी, जिसे देखते हुए जेल प्रशासन ने बिना समय गवाए जेल कर्मचारी ख्यालीराम, बलबीर, श्रवण, नवीन, लल्लू, शिवराज, मामचंद गुजर,
शिवराम सिंह, तेजपाल, कालूराम, सियाराम, रणजीत चौधरी, वीरेंद्र सिंह, राजेंद्र मीना, राकेश निरंजन और मुकेश को एम्बुलेंस से अलवर के जिला अस्पताल भिजवाया। जबकि शनिवार को भी 5 जेल कार्मिकों की तबीयत खराब होने पर उन्हें भी जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जेल कार्मिकों का कहना है कि आरएसी पुलिस कार्मिकों के समान ड्यूटी का निर्वहन करने के बाद भी उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्हें भी वेतनमान और परिलाभ उनके समान मिले, लेकिन सीएम आदेश के बाद भी इन आदेशों पर अमल नहीं किया जा रहा है। मांगे पूरी नहीं होने तक उनका मेस बहिष्कार और अन्य त्याग जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि कार्मिकों का एक प्रतिनिधिमंडल कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली से मिला था, लेकिन कुछ समाधान नहीं हो सका। यहाँ भी पूर्व की भांति मंत्री जूली ने उन्हें आश्वासन की गोली दे दी। जेल डिपार्टमेंट में जेल प्रहरी और आरएसी दोनों समान कार्य करती हैं, लेकिन आरएसी का वेतनमान जेल प्रहरियों से बहुत ज़्यादा है, इसलिए समान वेतन और समान कार्य होना चाहिए, इसलिए हमने अनशन कर रखा है। दूसरा, हमारे जो भत्ते हैं वो भी इनसे बहुत कम है। ऐसा लगता है जैसे एक ही माँ की 2 सौतेली संतान हो, एक को तो अच्छे से रखा जाता है, दूसरे को देखा ही नहीं जाता। हमने जनवरी माह में भी अनशन किया था, अनशन 6 दिन चला। मुख्यमंत्री साहब से बात भी हो हमारी, उन्होंने आश्वासन दिया कि तुम्हारी समस्या के हम सकारात्मक रुख रखेंगे। उसके बाद कुछ नहीं किया गया, 6 महीने हो गए। फिर आज हम दोबारा अनशन पे बैठे हैं। पहले हम 7 दिन तक काली पट्टी बांधकर विरोध किया हमने इस चीज़ का, और फिर अब 21 तारीख से हम लगातार अनशन पे हैं, मेस बहिष्कार कर रहे हैं और ड्यूटी कर रहे हैं रेगुलर। और अब हम अलवर जेल से यहाँ 23 सिपाही भर्ती हो चुके हैं, जिसमें तेजपाल शर्मा मैं खुद हूँ, लल्लू राम गुजर, रणजीत बिजानिया, रोहितास परसवाल, वीरेंद्र सिंह जो हमारे फौजी साहब हैं वो, हमारे हवलदार हैं कालूराम जी यादव, वो सब एडमिट हैं यहाँ पे। तो आपने इस विषय में लेकर कैबिनेट मंत्री से मिले थे, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? कैबिनेट मंत्री जो हमारे हैं कारागार विभाग के टीकाराम जूली, उनसे हमने परसों मुलाकात की थी, तो उन्होंने कहा कि आपका जो है वेतन का वो हम करवा रहे हैं और जून माह तक लास्ट तक उन्होंने करवाने का आश्वासन दिया है। ये आश्वासन तो हमें पिछली बार भी मिला था, बस हर बार आश्वासन। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में प्रागपुरा पुलिस ने विशेष अभियान के तहत विभिन्न मामलों में 63 लोगों को डिटेन कर कार्रवाई की। जिला पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण डॉक्टर राजीव पचार ने जानकारी देते हुए बताया कि विशेष अभियान के तहत विराटनगर वृत्त क्षेत्र में विभिन्न मामलों में वांछित एवं सक्रिय बदमाशों, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी और फायरिंग में चालानशुदा अपराधियों को डिटेन कर नियमानुसार कार्रवाई की गई है। वहीं प्रागपुरा थानाधिकारी सवाई सिंह ने बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान प्रभावी कार्यवाही हेतु कोटपुतली विशेषाधिकारी रंजिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विद्या प्रकाश के निर्देशन में थानाधिकारी प्रागपुरा, विराटनगर थानाधिकारी राम सिंह यादव, भाबरू थानाधिकारी धर्म सिंह के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया गया। इन टीमों द्वारा नौवांछित अभियुक्त 15 एनडीपीएस एक्ट, 35 आबकारी अधिनियम और 4 फायरिंग में चालानशुदा अपराधियों को डिटेन किया जाकर नियमानुसार कार्रवाई की गई है। यादव समाज के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समाज की मांगों को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण कल्याण बोर्ड बनाने की घोषणा की। साथ ही समाज की सबसे अहम मांग अहीर रेजिमेंट के गठन के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिख रेजिमेंट के गठन की मांग उठाने की बात कही। इसके बाद क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। वहीं उन्होंने यादव समाज के सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। नमस्कार साथियों, आज यादव समाज का प्रतिनिधिमंडल राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी से मिला। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी लगातार 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेकर चले हैं और इसी कड़ी में राजस्थान यादव समाज की जो प्रमुख मांगे थी उनको राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने माना। राजस्थान की सरकार में समाज का प्रतिनिधित्व देने के हिसाब से श्री कृष्ण कल्याण बोर्ड का गठन किया और साथ ही हमारे युवाओं की जो प्रमुख मांग है अहीर रेजिमेंट के गठन की, उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखने का आश्वासन दिया। मैं धन्यवाद करता हूं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कि इन्होंने समाज की प्रमुख मांगों को माना और साथ ही समाज के उन सभी साथियों का जो आज बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे और लगातार इन मांगों के लिए संघर्ष करते रहे हैं। उन्हें मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। कठुमर कस्बे में भाजपा मंडल कठुमर सहित विधानसभा के 5 मंडलों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य वक्ता
भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दधीच रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता सुनील बजाज द्वारा की गई। प्रदेश उपाध्यक्ष दधीच ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि 40 साल पहले आज के दिन कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र की हत्या की थी। वहीं बैठक में 29 जून को नदबई में होने वाली भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की महासभा एवं कार्यकर्ता सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने और ग्रामीणों को ले जाने पर चर्चा की गई। इस दौरान केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। बैठक का संचालन विधानसभा प्रभारी शिवलाल मीणा ने किया। बैठक में पूर्व मंत्री मंगल राम कोली, पूर्व विधायक रमेश खिची, बाबूलाल, मुन्नी देवी, डॉक्टर नरसिंह किराड, कठुमर नगर पालिका के चेयरमैन शेर सिंह मीणा, पंकज कटारा, विजयपाल सिंह सहित भाजपा से जुड़े अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। खैरतल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अलग अलग मामलों में फरार चल रहे 20 जनों को गिरफ्तार किया है। खैरतल थाना अधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि जिला मुख्यालय के आदेशानुसार अलग अलग टीमें गठित कर जगह जगह दबिश दी गई। इस दौरान अलग अलग मामलों में फरार चल रहे 20 जनों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद सभी आरोपियों को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। रेणी उपखंड क्षेत्र के गढ़ी सवाई राम कस्बे में बारिश के पहले मौसम में ही सफाई व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। यहां हुई बारिश से बस स्टैंड से 5-6 गांवों को जोड़ने वाला बिधरका गांव की तरफ जाने वाले रास्ते में गंदगी का भारी जमावड़ा जमा हुआ है। यहीं पर प्राचीन बाग वाले हनुमान मंदिर परिसर के सामने गंदगी तथा कीचड़ होने से भक्तजनों सहित मंदिर से जुड़े लोगों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गंदा पानी जमा होने के कारण यहाँ मच्छर पनप रहे हैं, जिससे यहाँ मौसमी बीमारियों के साथ साथ डेंगू तथा मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियां होने का अंदेशा बना रहता है। विराटनगर पालिका क्षेत्र में हस्तशिल्पी एवं सेवा सम्मान समारोह में हस्तशिल्पी और महिला कार्यकर्ताओं के सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के रामलीला प्रांगण में आयोजित हुए विराट स्वावलंबन महोत्सव हुनर हाट 2023 का समापन रविवार को हो गया। कार्यक्रम प्रबंधक दाताराम गुर्जर ने बताया कि कार्यक्रम में विराटनगर सेवा भारती अध्यक्ष भैरूलाल यादव मुख्य अतिथि रहे, जबकि कोटपुतली की जिला कार्यवाहक राष्ट्र सेविका समिति की अंजी जी मुख्य वक्ता रही। वहीं मंच का संचालन पूर्व शासी निकाय सदस्य भारत सरकार राजेंद्र प्रसाद सैन ने किया। कार्यक्रम में चौमू के नाथूलाल जाट विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम से प्रबंधक रामस्वरूप गुर्जर और राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक पारस जैन ने अतिथियों का महिलाओं द्वारा निर्मित वस्तुएं, स्मृति चिन्ह तथा मेडल देकर स्वागत किया। मुख्य वक्ता ने महिलाओं को अपने घर से बाहर निकलकर ऐसे कार्यों को और बेहतर करने का आह्वान किया, जिससे महिलाएं आर्थिक और शारीरिक रूप से मजबूत होंगी। हुनर के हाथ में 35 ग्राम पंचायतों से 230 हस्तशिल्प एकल महिला उद्यमी एवं स्वयं सहायता समूह के कार्यकर्ताओं ने अपने द्वारा निर्मित वस्तुओं की 5 दिन तक प्रदर्शनी एवं बिक्री की। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने इस आयोजन की सराहना की। इस दौरान विनोद आवाना, पिंकी सैनी, पिंकी जाट, सपना जाट, पूजा मीना, ममता गुर्जर, रेखा यादव, अमिता शर्मा, माधुरी सैनी, कृष्णा सैनी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। करौली जिले में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैठा हनुमान मंदिर के समीप राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर पंडित मनीष उपाध्याय ने मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन कराया। गौरतलब है कि यहां 11 करोड़ रुपए की लागत से राम मंदिर बनाया जाएगा। मंदिर निर्माण के लिए करौली नगर परिषद के पूर्व सभापति राजाराम गुर्जर और मंदिर कमेटी ने बीड़ा उठाया है। इस दौरान धर्म के जयकारों के बीच धर्म पताका की पूजा की गई। इस मौके पर कोतवाली सीआई नौजवान पुलिस जाब्ते के साथ मौजूद रहे। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।